विधानसभा में जिनका प्रावधान है वो कानून देश की संसद में पास हुआ। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना उससे पहले उसकी सारी डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, और जब पार्लियामेंट में इसकी डिबेट हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी कहाँ सो रहे थे। आज जब सरकार बन रही है तो आज उनको याद आ रहा है कि 5 नॉमिनेटेड। आपने सर इंडिपेंडेंट पार्टीज और कहा कि सहयोगी दल आपकी तो क्या कुछ बैकडोर टॉक्स भी चल रही हैं दूसरी पार्टियों के साथ? चंद घंटे बचे हैं जी, सब सामने आ जाएगा और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मित्र सहयोगी दलों की यहाँ सरकार। थैंक यू नूरा साहब आ जाओ। नूरा साहब यार नहीं लड़ो यार, आ जाओ यार करना। अरविंद रैना को सुना आपने, तो देखिए काउंटिंग अब से कुछ ही देर यानी कि 1 घंटे बाद 8 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन बाजी मारता है। हरियाणा में बीजेपी बनाएगी इतिहास या आएगी कांग्रेस? जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हुआ था विधानसभा चुनाव। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुआ था। नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दावे किए हैं। दोनों ही ये दावे कर रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि देखिए 8 बजे के बाद से रुझान आना शुरू हो जाएंगे जो लगातार आपको नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी अपनी जीत का दावा किया है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वाली रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे, और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए, हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है।
आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। देखिए, ये अभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो देखिए, नायब सिंह सैनी को सुना आपने, जो कह रहे कि एक तरफा भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही। तो लगातार आपको रिएक्शन भी सुनवा रहे हैं। रविंद्र रैना का रिएक्शन आपको सुनवाया, उसके बाद नायब सिंह सैनी का रिएक्शन आपको सुनवाया। और बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो नायब सिंह सैनी ही सीएम पद का चेहरा रहेंगे। तो नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जिसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। अपने स्टेटमेंट में कहा कि एक तरफा हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ईमानदारी से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है बीजेपी ने, और हमारा काम हमेशा, हम विकास की गति के साथ जो है काम करते हैं और आगे भी हम हरियाणा का यूं ही विकास करेंगे। तो ये तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुके। देखिए, 8 बजे के बाद जो है रुझान आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे और किसकी किस्मत जो है खुलती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। जनता किसके सर पर ताज सजाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 90 विधानसभा सीटें हरियाणा के अंतर्गत आती है और कई सीटें यहां पर हॉट सीट बनी हुई है। अंबाला की बात कर ली जाए तो अनिल विज वहां से चुनावी मैदान में है। जुलाना की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट वहां से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारकर इस सीट को और ज्यादा हॉट बना दिया है। तो देखिए, अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं हरियाणा में कि कांग्रेस हरियाणा में बढ़त बनाए हुए है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। तो देखिए, 8 बजे के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए 22 जिलों की 93 काउंटिंग सेंटर जो है यहां पर बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा सीटों की काउंटिंग के लिए 2-2 सेंटर और बाकी 87 सीटों के लिए 1-1 सेंटर बनाया गया है। 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में प्रदेश में 67.90% वोटिंग हुई है। तो देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया गया था। आपको अब वोटिंग परसेंटेज बताते हैं कि टोटल वोटिंग परसेंटेज क्या रहा हरियाणा का। तो देखिए, 67.90% टोटल वोटिंग परसेंटेज हरियाणा का रहा है, जो पिछले चुनाव में 0.03% कम है। तो देखिए, और इसी के साथ आपको बता दें, अगर एग्जिट पोल्स की बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, न केवल हरियाणा में बल्कि अगर बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए तो एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस, जो कि जम्मू कश्मीर में अलायंस में है, वो वहां पर बढ़त बनाए हुए है। तो देखिए, दरअसल अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो दरअसल 2000 से लेकर 2019 तक हरियाणा में हुए 5 विधानसभा चुनाव में 2 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग प्रतिशत गिरा है या उसमें 1% तक की मामूली बढ़ोतरी हुई है। दोनों ही बार राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की जो है स्थिति बनी हुई है, उसका फायदा उस समय सत्ता में रही पार्टी को मिला है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, एजाज रशीद जम्मू कश्मीर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईशा, सीधा आपके पास आते हुए, ईशा देखिए, एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लग रहा है, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस भवन में ही है, उसके बाहर हम मौजूद हैं। अब फिलहाल कोई जल्दबाजी कांग्रेस की तरफ से भी नहीं की जा रही है और कार्यालय में भी 10 बजे के बाद जो कांग्रेस नेता है वो यहाँ पर पहुँचने शुरू करेंगे। लेकिन कांग्रेस को पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस बार प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ सकती है या फिर बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आएगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। यहाँ पर इनेलो बसपा गठबंधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखना होगा क्योंकि कुछ सीटें हैं 5 से 7 जिसमें इनेलो बसपा जो गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसके अलावा निर्दलियों की भी अहम भूमिका रहेगी। 10 के करीब ऐसी सीटें हैं जिसमें निर्दलीय मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है, यही एग्जिट पोल जो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर दिए गए थे मीडिया की तरफ से, उसमें भी ये दिखाया गया था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लेकिन इसके उलट हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना दी। वही उम्मीद हरियाणा में लगाई बैठी है बीजेपी। उनको लगता है कि एक तरफा उनकी सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कहना है कि सत्ता विरोधी लहर के बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है और ऐसे में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के नेताओं का आंकड़ा 60 से 70 के बीच में है। लेकिन जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी तो ही तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसकी सरकार यहाँ पर बनती है। 11 से 12 बजे का जो समय है वो महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कितनी सीटें उनकी झोली में पड़ती हैं और बीजेपी आती है तो बीजेपी के झोली में कितनी पड़ती है। भले ही नायब सिंह सैनी ये कहें कि एक तरफा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का जो अंदरूनी सर्वे है ये खुद ये बयां करता है कि उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया है बीजेपी 30 से 35 सीटें ही यहाँ पर लेगी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाटों की अगर बात करें, 2015 में जाट आरक्षण जो आंदोलन हुआ था, हालांकि 2019 में इतना प्रभाव नहीं पड़ा। जाटों की तरफ से जो वोट है कांग्रेस से छिटक कर सीधा जेजेपी के खाते में गई थी और यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में आने से 2019 में रह गई थी। 31 सीटें आई थी, फायदा सीधा बीजेपी को इसका हुआ था। और जो जाट हैं वो एक मत यहाँ पर उन्होंने वोट डाला है। तो ऐसे में क्योंकि ज़मीनी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो जाट हैं, जो जाट समुदाय से जुड़े लोग हैं वो अभी भी खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में जाटों का बहुत कम प्रतिशत वोट ही बीजेपी के खाते में पड़ेगा। इसी से ये अंदरूनी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। तो अगर जाट जो समुदाय है एकजुट होकर, दलित एकजुट होकर वोट डालते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आ सकती है। बहुमत का आंकड़ा 40 है, 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 पे कांग्रेस यहाँ पर चुनाव, माफ कीजिएगा, 90 में से 89 में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी 90 में से 89 सीटें पर चुनाव लड़ रही है। बहुमत का आंकड़ा 40 है। दोनों को ही, क्योंकि दोनों के बीच टक्कर है तो दोनों को ही आशा है कि करिश्मा शायद हो। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ही ये बताती है कि लाडवा की सीट भी अगर मुख्यमंत्री निकालेंगे नायब सिंह सैनी तो मुश्किल से निकाल पाएंगे, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर बहुत ज़्यादा अपने चरम पर है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव भी जो हुए उसमें भी हमने नतीजे देखे कि दलित जो वोट बैंक है वो किस तरीके से छिटक कर कांग्रेस के खाते में गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई है, 499 विधानसभा को उन्होंने साधने की कोशिश की। 10 जो रैलियां हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई। सबसे ज़्यादा रैली योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि स्टार प्रचारक में टॉप पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके रही है। उनकी रैलियों का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीच में ऐसा स्थिति बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटें ही निकाल पाएगी। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रैलियां की, उससे जो बीजेपी की स्थिति है थोड़ी ठीक हुई है। और आंकलन यही है कि बीजेपी 30 से 35 सीटें यहाँ पर निकाल सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस या तो देखिए सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज होगी या फिर बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आएगी। लेकिन जल्दबाजी कहना
जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना मतगणना से पहले उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। 12 बजे पूरी तरीके से ये क्लियर रहेगा कि आखिरकार कौन सत्ता में काबिज होता है। सभी के अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव यहाँ पर लड़ रही है। 2019 विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर लड़े थे। जमानत जब्त हुई थी सभी उम्मीदवारों की, और इस बार भी इस तरीके की आशंका है कि क्या आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती है या जो उम्मीदवार है अपनी जमानत बचाने में सफल साबित होते हैं, क्योंकि सीट निकल पाना जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मुश्किल लग रहा है। इनेलो बसपा गठबंधन की स्थिति ठीक नजर आ रही है। अभय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि बिना इनेलो बसपा गठबंधन के कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी। 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें मजबूत स्थिति में इनेलो चल रहा है। जेजेपी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 2019 में जिस तरीके से जेजेपी उभर कर सामने आई थी, क्योंकि जाटों का जो वोट है वो कांग्रेस से छिटक कर, इनेलो से छिटक कर जेजेपी को पड़ा था, लेकिन जेजेपी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रचार ये किया था कि जो बीजेपी है, बीजेपी को यमुना पार का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन जब नतीजे आए 10 सीटें जीते थे जेजेपी, और ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से हाथ मिलाया, और यही वजह है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं वो जेजेपी से नाराज चल रहे थे, और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं जेजेपी को उठाना पड़ सकता है। और ये भी देखना है कि डबवाली से दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीट वहाँ पर निकाल पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें, उचाना कला से वो चुनाव मैदान में हैं और वहाँ से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ब्रिजेश, वहाँ से अगर ब्रिजेश की बात करें, वो वहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेश सिंह, वो वहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ब्रिजेश के लिए वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं बीजेपी ने दिया, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। वहाँ से उचाना कला से मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रिजेश सिंह, और वो कड़ी टक्कर दुष्यंत चौटाला को देते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाना सीट की भी बात करना बहुत यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी वहाँ पर, और कहीं ना कहीं महिलाओं का मुद्दा भी उन्होंने जी बिल्कुल। चलिए, कौन सी सीट कितनी हॉट बनी है इस पर आगे भी जो है आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वापस ईशा मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एजाज रशीद भी जम्मू कश्मीर से इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एजाज, देखिए एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस जो कि यहाँ पर अलायंस में है, इन्हें बढ़त बनाते हुए एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल अमीशा, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों को है, मैं आपको बता दूं कि वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत हो रही है यहाँ पे एग्जिट पोल में। मैं आपको बता दूं कि 8 बजे के बाद लगभग 12 बजे के आसपास वो क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, थ्री टायर सिक्योरिटी की अगर बात करें यहाँ पे, मैं श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में 3 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम की गए हैं, जहाँ पे ये काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी SKRCC में। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एग्जिट पोल में बढ़त हासिल हो रही है। मैं आपको बता, अगर जितनी बाकी जो पार्टीज हैं, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी को जम्मू में बढ़त हासिल हुई है एग्जिट पोल में। ये देखने वाली बात होगी कि लगभग 8 बजे से 12 बजे के आसपास ये क्लियर हो जाएगी किसकी बढ़त होगी, किसकी नहीं होगी। जी ठीक है, चलिए कुलगाम से मेरे सहयोगी मुत्सिर मुकबल भी जो है इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मुकबल, देखिए कुलगाम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुलगाम में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं इस कुलगाम में मौजूद हूँ और 7:30 बजे जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो ओरिजिनल जो वोटिंग है उसकी मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे के बाद। और काफ़ी लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं कि क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, और लोग इंतज़ार में हैं कि कब इन काउंटिंग की जाए और उसके बाद जो नतीजे। तो देखिए, लगातार हमारे संवाददाता भी जगह जगह से बने हुए हैं, और क्या स्थिति किस सीट पर है वो स्थिति लगातार आपको बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि बार बार जो है ये आरोप लगाया जाता है कि
काउंटिंग में जो है गड़बड़ी की गई है या इस तरीके की चीजें बार बार इलेक्शन कमीशन को जो है सुननी पड़ती हैं। लेकिन बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की कर ली जाए तो 3 टायर सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगी हुई है। चलिए मुकबल एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकबल अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी मैं ये बताना चाह रहा कि वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी और काफी अच्छा माहौल इस वक्त दिख रहा है। लोग काफी खुश दिख रहे हैं कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और आज इसका रिजल्ट है वो आएंगे और उनके अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के आएंगे। वो फिर जश्न की भी तैयारी हो रही है अपनी तरफ से, बीजेपी भी अपनी तरफ से जश्न की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि एग्जिट पोल की बात करेंगे, एग्जिट पोल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उनकी बहुमत दिखाई गई है। लेकिन ये देखना होगा आज 12 बजे 1 बजे तक ये पता चलेगा कि एग्जिट पोल सही निकलेंगे कि कहीं और जाएंगे। लेकिन हमें भी अंदाजा जहां तक हमने ग्राउंड में रिपोर्ट किया है और लोगों से बात की है, हमें भी यही अंदाजा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर के आएगी। उसके साथ साथ कांग्रेस भी 8 से 10 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर आएगी। लेकिन बीजेपी जम्मू में अपना खेल दिखाएगी, क्योंकि वहां से भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां से 20 से लेकर 25 सीटें जो है वो बीजेपी के हक में भी आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार जो है वो कौन यहाँ पे बना पाएगा, क्योंकि हंग वर्डिक्ट आएगा। ये तो आशंका दिखाई दे रही है कि 48 का जो आंकड़ा है वो कौन पार करेगा, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त के 48 किसी पार्टी के हक में होंगे। लेकिन कोलिशन और इंडिया अलायंस गठबंधन है, तो देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट्स के बाद किस तरह का वर्डिक्ट आएगा और उसके बाद कौन सरकार यहाँ पे दावा करेगा। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्पेशल पावर्स के साथ 5 MLA जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं, उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि वो किसके हक में जाएंगे और वो किन को सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है। मकबूल, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। आप 48 का आंकड़ा कह रहे हैं, 46 है बहुमत को। अगर आपको किसी भी जो है जम्मू कश्मीर में अगर आपको सरकार बनानी है तो उसका बहुमत का आंकड़ा 46 है। चलिए बहुत आप लोग से लगातार जो है हम अपडेट लेते रहेंगे।